Hello students, now we are going to discuss the next topic called the hydrogen spectrum. स्टूडेंट जैसे मैंने अगर ये स्पेसिफाई कर दिया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो अब आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि यार क्योंकि ये एक पर्टिकुलर करैक्टरिस्टिक एलिमेंट हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो है वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ लाइन स्पेक्ट्रम, वी आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम. एमिशन स्पेक्ट्रम तो होगा, क्यों अभी मैंने हेडिंग क्या दी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात हो रही है. तो जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इसलिए ये जो स्पेक्ट्रम होगा लाइन स्पेक्ट्रम की कैटेगरी में आएगा. अब जो बात हो रही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, तो क्वेश्चन ये है कि इसको हम अलग से क्यों डिस्कस कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स आपको बताना चाहता हूं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है उसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन की गैस ली इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब में, और मैंने डायग्राम को पूरा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया, एग्जैक्ट नहीं बनाया, एक जस्ट लिटिल आइडिया दे रहा हूँ. हाइड्रोजन गैस को हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया. इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करने का मतलब है कि हमने एक गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इस सिस्टम को सप्लाई कर दी. अब इससे क्या हुआ, इससे हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी एब्जॉर्ब की. एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो हैं अपनी एटॉमिक फॉर्म में चले गए. एटॉमिक फॉर्म में जाने के यानी कि हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में जाने के बाद अब जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की, और उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग एक लाइन स्पेक्ट्रा ऑब्टेन हुआ. स्टूडेंट्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जो है नॉर्मल लाइन स्पेक्ट्रा से अलग है, क्योंकि जो अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया लाइन स्पेक्ट्रा, तो उसमें मैंने आपको क्या कहा, उसमें मैंने आपको कहा कि जैसे NaCl का ले लो या KCl का ले लो, उसके लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होंगी, 2-4 कुछ लाइंस, कुछ वेवलेंथ वाली, कुछ कलर्स वाली स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड होंगी. लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या हुआ कि 2-4 लाइंस नहीं, 2-4 लाइन स्क्रीन पे नहीं आई, बल्कि कुछ ग्रुप ऑफ लाइंस स्क्रीन के ऊपर बेटा हमको ऑब्जर्व हुई. वी गॉट ए ग्रुप ऑफ लाइंस इंस्टेड ऑफ फ्यू लाइंस, वी गेट फ्यू ग्रुप ऑफ लाइंस. जैसे आप देख सकते हैं बेटा, मैंने यहाँ पर क्या शो करने की कोशिश की है, हाइड्रोजन गैस ली, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में, और मैंने फिर डिस्चार्ज पास किया. डिस्चार्ज पास करने के बाद जो लाइट प्रोड्यूस हुई, उस लाइट को मैंने जो है प्रिज्म से पास किया, और प्रिज्म में से पास करने के बाद जो लाइट बाहर आई स्क्रीन पे ऑब्जर्व की, एंड व्हाट वी फाइंड ए ग्रुप ऑफ लाइंस, ए ग्रुप ऑफ लाइंस. अब स्टूडेंट्स हमारे मन में ये क्वेश्चन आ जाता है कि यार हाइड्रोजन एटम जो है उसका एटॉमिक नंबर 1. अब एक इलेक्ट्रॉन अगर है एक गिवन एटम में, तो इतनी ग्रुप ऑफ लाइंस कहां से आ रही हैं, इतनी ग्रुप ऑफ लाइंस कहां से आई हैं. अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की इन ग्रुप ऑफ लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए. तो जो काफ़ी हद तक जो एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन थी, जो काफ़ी लोगों ने एक्सेप्ट की, वो थी बोहर की एक्सप्लेनेशन. बोहर ने अपने तरीके से इन ग्रुप ऑफ लाइंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की. बोहर ने क्या कहा मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा. बोहर ने ये कहा कि जब आपने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया, तो पहले क्या हुआ, जो आपने एनर्जी प्रोवाइड की उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगी, वो H2 के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एटम्स में सेपरेट हो गए. अब क्या है कि सिस्टम में बोहर ने ये कहा कि यू विल नॉट हैव वन हाइड्रोजन, you will not have two hydrogen, you will have lakhs and crores of hydrogen atom. In a given sample of hydrogen gas,
you will not have one atom of hydrogen, you will not have the two atoms of hydrogen, you will not have three, you will have a large number of atoms of hydrogen in the given sample of tube. इस ट्यूब, ये जो सैंपल है जिसके अंदर ट्यूब है जिसके अंदर हाइड्रोजन की गैस पड़ी हुई है, उसमें हजारों लाखों हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। अब बोहर ने आगे क्या कहा? बोहर ने कहा कि जब हम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो कुछ ऐसा होगा कि डिफरेंट एटम्स, जो डिफरेंट एटम्स होंगे, कोई हाइड्रोजन एटम कहीं पर है, कोई कहीं पर है, कोई वहाँ है, कोई यहाँ है, कोई वहाँ है, कोई इधर है, कोई उधर है। तो डिफरेंट एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, although they are present in the same tube, but according to the Bohr, they will be absorbing the different amount of energy. They will be absorbing the different amount of energies. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बोहर ने ये कहा, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ एटम्स ऐसे होंगे जिनका हाइड्रोजन जो एक इलेक्ट्रॉन है जो फर्स्ट शेल में है, वो क्या करेगा? पहले शेल से 8वें शेल में चलेगा। कुछ फ्रैक्शन ऑफ सैंपल होंगे हाइड्रोजन एटम के जिनके इलेक्ट्रॉन पहले शेल से लेट 8th शेल में चले गए। कुछ फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऐसे होंगे जो इस हिसाब से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे कि उनका इलेक्ट्रॉन जो है पहले शेल से 7th शेल में चला गया। कुछ फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऐसे होंगे जिनका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से 6th शेल में चला गया, एंड सो ऑन। अब उसके बाद बोहर ने क्या कहा? बोहर ने कहा जैसे ऊपर आने की जर्नी अलग अलग फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम की अलग अलग, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन पहले से दूसरे शेल में चले गए, 8वें में चले गए, कुछ पहले से 7वें में चले गए। जैसे अपवर्ड आने की, ऊपर आने की जो एनर्जी है वो अलग अलग है, उसी तरह की जो रिटर्न जर्नी है वो भी अलग अलग का मतलब क्या हुआ? कहते कुछ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ एटम्स जिनके मान लीजिए शेल 8वें शेल में थे या 7वें में थे, कहीं पर भी थे, कुछ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो हैं उनके इलेक्ट्रॉन जब वापस आने का प्लान किया तो कुछ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एटम्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट शेल में जंप करे। जैसे इस केस में देख सकते हो, मान लीजिए किसी एटम का इलेक्ट्रॉन, कुछ फ्रैक्शन ऑफ एटम का इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में आ रहा है, कुछ का थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है, कुछ का फोर्थ से फर्स्ट में आ रहा है, 5th से फर्स्ट, 6th से फर्स्ट, 7th से फर्स्ट। कुछ ऐसे होंगे जो जैसे यहां पर ले लीजिए, इसमें क्या हो रहा है? कुछ जो है 7 से जैसे ये फर्स्ट में आ रहा है, अब कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी जो ट्रैक होगा कि वो अपर शेल से लोअर शेल में तो आएंगे, पर वो लोअर शेल कौन सा होगा? वो लोअर शेल सेकंड शेल होगा। इसका मतलब कुछ ट्रांजिशन, कुछ लाइंस इस तरीके से होंगी कि जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे होंगे फाइनली वो सेकंड शेल में जंप कर रहे होंगे। तो सेकंड लाइन पे जो जंप कर रहे होंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर वेव्स स्ट्राइक कर रही होंगी, यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लाइन प्रोड्यूस होंगे। तो अलग अलग एक्चुअली क्या है ना, अलग अलग साइंटिस्ट थे, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग ये ग्रुप ऑफ लाइंस ऑब्जर्व की। हाइड्रोजन के सैंपल के ऊपर रिसर्च चल रही थी, राइट? तो किसी साइंटिस्ट ने क्या कहा? किसी साइंटिस्ट ने ऐसा कहा कि मेरे को एक ऐसा ग्रुप ऑब्जर्व हुआ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हायर शेल से फर्स्ट शेल में हो रही हैं और कुछ लाइंस उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को हाइड्रोजन गैस के स्पेक्ट्रम में दिखाई दे रही हैं। जिस साइंटिस्ट ने ये ग्रुप ऑफ लाइंस को ऑब्जर्व किया हाइड्रोजन की गैस के एक्सपेरिमेंट से, उस साइंटिस्ट का नाम था लाइमन, LYMAN। तो उसने
ये जो ग्रुप ऑफ लाइंस जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व हो रही थी, कौन सी ग्रुप ऑफ लाइन, मैं क्लियर करता हूं, वो ग्रुप ऑफ लाइन जिसमें इलेक्ट्रॉन हर शेल से फर्स्ट शेल में आ रहे थे। तो ये ग्रुप ऑफ लाइन को बेटा उसने नाम दे दिया गया लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज इसलिए क्योंकि डिस्कवर्ड बाय द लाइमन सीरीज। उसी तरीके से एट द अदर टाइम एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम बाल्मर ने क्या रिसर्च की, हाइड्रोजन गैस का यही सब एक्सपेरिमेंट किया और उसने कहा यार मेरे को तो कुछ और रेंज ऑफ वेवलेंथ, मेरे को तो कुछ और रेंज ऑफ वेवलेंथ की लाइंस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व हो रही। जब उसको इन्वेस्टिगेट किया तो ये कैलकुलेशन करके आया कि उसका ग्रुप जो था, उसकी जो वेवलेंथ थी, उसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन हर शेल से सेकंड शेल पे आ रहे थे। तो ये ग्रुप ऑफ लाइंस जो बाल्मर ने स्टडी किया बेटा, इस ग्रुप को नाम दे दिया गया बाल्मर सीरीज। सिमिलरली पास्चन ब्रैकेट पफंड, यानी कि वो ग्रुप ऑफ लाइंस जो थर्ड शेल में इंसिडेंट हो रही थी, जो प्रोड्यूस हो रही थी, बेटा उसका नाम रख दिया पास्चन। जो फोर्थ में आ रही थी उसका बेटा नाम रख दिया ब्रैकेट, और जो फिफ्थ में आ रही थी बेटा उसका नाम रख दिया गया पफंड। तो लेकिन ये जो लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट, पफंड जो है, इनकी जो वेवलेंथ की रेंज अलग अलग है। जो हमारी रेंज है जिसको हम विजिबल रेंज बोलते हैं, जिसमें जो रेडिएशन फॉल कर रही होती है, हम कलर जो है डिटेक्ट कर सकते हैं बेटा, इट कम्स अंडर द बाल्मर सीरीज। तो दिस वाज समथिंग अबाउट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। थैंक यू।